सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले आपके जो सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी सीरीज शुरू करेंगे। और ये टॉपिक वाइज आपके प्रश्न रहने वाली है। जितने भी प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट वो सब करेंगे हम, जितने भी आपके टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, मांग का तत्व अपने आप में क्या होता है। मांग का तत्व अपने आप में क्या होता है। तो देखिए, ये जब मैंने मांग का टॉपिक आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मांग के तत्व में वस्तु की इच्छा, ठीक है, वस्तु खरीदने की इच्छा, ठीक है, और किसी वस्तु के साधन और वस्तु का निश्चित मूल्य कीमत, ठीक है, इच्छा, और ये सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। ध्यान रखना, ये प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड में भी इसी तरह का प्रश्न आया था, तो आपके भी ऐसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगर किसी ने ये मांग की क्लास नहीं देखी है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप जरूर देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग का आशय क्या है। मांग का आशय क्या है। तो पहला ऑप्शन है वस्तु को क्रय करने की इच्छा, दूसरा ऑप्शन है क्रय करने की इच्छा शक्ति, व्यय करने की इच्छा, वस्तु को क्रय करने की शक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो मांग का आशय क्या है, किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है, उसके पास जो है मुद्रा भी होनी चाहिए, ठीक है, और उस मुद्रा को व्यय करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग को प्रभावित करने वालों घटकों में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले घटकों की अगर हम बात करें तो उसमें रुचि व फैशन भी आएगा, जलवायु भी आएगी, जनसंख्या भी आएगी, ये सभी आएंगे। ठीक है, और एक और मैं बात बता दूं, ये जो सभी बातें हैं मेरी अच्छे से क्लास में समझाई हुई है। ठीक है, तो ये जो 54 नंबर प्रश्न है इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद में 55 नंबर प्रश्न है, मांग विश्लेषण का महत्व है। मांग विश्लेषण का महत्व है, तो मांग का पूर्व अनुमान लगाने में भी है, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम बनाने में है, और उत्पाद कार्यक्रम निर्धारित करने में भी है। तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। तो देखिए 56 नंबर प्रश्न की बात करें हम, तो निम्नलिखित में से कौन सा मांग विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है। मांग विश्लेषण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए, जो हमने पीछे वाला प्रश्न किया था, ठीक है, तो यहाँ पर बात है महत्व की, यहाँ पर बात है महत्व की, लेकिन यहाँ पर बात है उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें आएगा विक्रय संवर्धन कार्यक्रम नया बनाना। ठीक है, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम नया बनाना, क्योंकि इसमें तो जो है विक्रय संवर्धन कार्यक्रम बनाने में इसका जो है योगदान है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मांग के नियम के संबंध में क्या सत्य है। मांग के नियम के संबंध में क्या सदस्य है। देखिए, मांग के मूल्य वृद्धि मांग वृद्धि का कारण है। मांग के नियम लागू होने के लिए अन्य बातें समान रहनी आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही बात पढ़ते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि होने के कारण मांग में कमी आती है, और कीमत में कमी के आने के कारण मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इसमें कैसा संबंध होता है, इसमें जो संबंध है वो ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। कीमत में वृद्धि होगी तो मांग मात्रा में कमी आएगी। ठीक है, ध्यान रखिए इसका बी। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित वस्तु की कीमत में, यहाँ पर मांग के नियम की बात हो रही है। अगर आपको मांग की परिभाषा आती है तो ये आप मांग के नियम की परिभाषा आती है तो आप ये से आसानी से कर पाओगे। अगर कीमत में वृद्धि होगी, अभी बताया मैंने, तो मांग घटेगी। मांग क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इसके बाद में 59 नंबर देखिए, मांग के नियम की मान्यताओं की व्याख्या करने वाले सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर होगा आय अपरिवर्तनीयता। ठीक है, वस्तु का मूल्य भी अपरिवर्तन रहे, और वस्तु का प्रतिष्ठा सूचक न होना, और स्थानापन्न वस्तु का पता न लगना। ठीक है, इसमें आपके 59 में आ जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद में 60 नंबर प्रश्न में देखिए, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग कितने प्रकार से प्रभावित होती है। तो इसका आ जाएगा
बी, दो प्रकार से प्रभावित होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, धनात्मक आय प्रभाव वाली वस्तुएं कहलाती हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, धनात्मक आय प्रभाव वाली वस्तुएं कहलाती हैं, तो वो सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद में 62 है प्रश्न, कीमत प्रभाव निम्नलिखित के बराबर होता है। कीमत प्रभाव की यहाँ बात हो रही है, तो कीमत प्रभाव जो है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का सम्मिलित रूप होता है, तो इसका हो जाएगा बी, कीमत प्रभाव बराबर होता है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलें तो देखिए 63, ऋणात्मक आय प्रभाव की दशा में आय उपभोग रेखा का ढाल कैसा होता है। तो आय उपभोग रेखा जो है उसका ढाल जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, इसका हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद में 64 नंबर प्रश्न, कीमत प्रभाव में कौन से घटक सम्मिलित हैं। अगर हम बात करते हैं कीमत प्रभाव की बात करते हैं, तो कीमत प्रभाव में उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और उपभोक्ता की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को किसी क्षतिपूर्ति प्रक्रिया द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। 1 और 3। ठीक है, इसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ये जो है मांग तालिका द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मैंने आपको बताया हुआ है, मांग तालिका भी बताई हुई है। ठीक है, मांग फलन, पूर्ति तालिका, मांग किलो सब बताया हुआ है, आप क्लासेस जाके देख सकते हैं, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, इसके बाद 66 नंबर प्रश्न है, किसी भी रेखा चित्र में वस्तु के मूल्य को कहाँ दर्शाते हैं। वस्तु के मूल्य को कहाँ दर्शाते हैं, तो मूल्य की बात आती है तो आपको पता ही होगा, ये वाई अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पर तो हम लेते हैं मात्रा और यहाँ पर हम दर्शाते हैं कीमत। ठीक है, यहाँ दर्शाते हैं हम कीमत, तो कीमत वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने का जो प्रमुख कारण है वो वस्तु के विभिन्न प्रयोग और जो है उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। ठीक है, तो इसका ए और सी दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग के संकुचन एवं विस्तार से मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मांग वक्र के संकुचन की बात कर रहा है और बात कर रहा है विस्तार की। ठीक है, देखिए जब भी यहाँ पर मैं बात करूँगा डायग्राम के द्वारा, यहाँ पर मांग के संकुचन की बात कर रहा है, ये मांग वक्र में परिवर्तन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मांग वक्र में परिवर्तन की ये बात नहीं करता है। जब यहाँ पर हम बात करते हैं विस्तार की, जब हम यहाँ पे बात करते हैं विस्तार की, तो ये हो गया विस्तार। ठीक है, जब क्या हुआ, कीमत में कमी आई, मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो ये क्या हुआ, ये विस्तार हुआ। ठीक है, अगर कीमत में क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, कीमत में वृद्धि हो जाएगी, मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये संकुचन होगा। तो इससे क्या हुआ, मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मांग वक्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यानी कि मांग वक्र अपरिवर्तन रहता है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे अगले प्रश्न की। 69 नंबर प्रश्न है कि यदि मांग फलन Q यानी कि बराबर ये 2 लाख माइनस 10 P हो तो वस्तु की मांगी गई मात्रा 20,000 इकाइयाँ हो तो मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस Q की वैल्यू हमें दे रखी है, मात्रा इस Q की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा, ठीक है, ये, और ये प्राइस बराबर में क्या है, प्राइस, ठीक है, 10P, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर आएगा 18,000। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। 70 नंबर प्रश्न है कि यदि मांग फलन Q बराबर, ये सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, और ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसे सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में 71 नंबर प्रश्न है कि आय बढ़ने पर किस प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ती है। तो आय बढ़ने पर जो है उत्तम जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उत्तम प्रकार की उनकी जो है मांग बढ़ती है। ठीक है, 71 का आपका हो जाएगा बी। इसके बाद में 72 व्युत्पन्न मान किससे प्रभावित होती है। व्युत्पन्न मान किससे प्रभावित होती है,
तो ये उत्पादों से प्रभावित होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला ही प्रश्न है कि व्युत्पन्न मांग कही जाती है। व्युत्पन्न मांग कही जाती है जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे दे। ठीक है, जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे तो वो व्युत्पन्न मांग कही जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम प्रश्न देखते हैं अगला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक साधन की मांग निर्भर करती है। तो एक साधन की मांग किस पर निर्भर करती है? तो साधन की मांग जो है वो वस्तु की मांग पर जिसमें कि वह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो पहला इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, इसका हो जाएगा सी नंबर। एक साधन की मांग जो वस्तु की मांग पर जिसमें कि वह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो 74 का जो है आंसर होगा सी। ठीक है, इसके बाद में 75 नंबर है, एक साधन की मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? एक साधन की मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये अभी सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, जिसमें प्रयुक्त किया जाता है। 76 उत्पत्ति के साधन की मांग होती है। उत्पत्ति के साधन की मांग कैसी होती है? 76 नंबर है, तो व्युत्पन्न मांग होती है। कैसी होती है? व्युत्पन्न मांग होती है। ठीक है, इसके बाद में 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जबकि कोयला व लकड़ी की कीमत वही रहे तो खाना बनाने के लिए, तो यहाँ पर प्रश्न को समझिए, मिट्टी के तेल की कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, और कोयला और लकड़ी की कीमत वही है, तो खाना बनाने के लिए क्या किया जाएगा? बिजली की मांग बढ़ेगी या मिट्टी के तेल की मांग बढ़ेगी? तो यहाँ पर देखिए, अगर मिट्टी के तेल की कीमत घट रही है तो इसकी मांग बढ़ेगी क्योंकि कीमत कम हो रही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 78, कीमत के अतिरिक्त पूर्ति के किसी अन्य निर्धारक तत्व में परिवर्तन के कारण पूर्ति में बढ़ोतरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 78 नंबर प्रश्न है, तो विस्तार कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्तार कहेंगे। ठीक है, ये बात कर रहा है कि पूर्ति के किसी अन्य निर्धारक तत्व में परिवर्तन के कारण पूर्ति में बढ़ोतरी हो रही है। किसमें? पूर्ति में बढ़ोतरी हो रही है। वही मांग वाली बात आ गई। ठीक है, मांग में विस्तार हुआ तो मांग में वृद्धि हुई थी, मांग विस्तार हो गया। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पे मांग की बात हुई थी, यहाँ पे पूर्ति की हो रही है। ठीक है, इसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित दशाओं में किसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है? तो इसमें आपके गिफिन वस्तुएं भी आएंगी, अनिवार्यता की वस्तुएं भी आएंगी, आय, फैशन, रुचि, ये सभी क्या है? मांग के नियम के अपवाद हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए, एक वस्तु की मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्धारित होती है? तो वस्तु की मांग जो है वो किस पर निर्धारित होती है? स्वतंत्र चरों पर। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक सामान्य वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी अधिक मात्रा क्रय की जाती है। जब एक सामान्य वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी अधिक मात्रा क्रय की जाती है, केवल धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, केवल धनात्मक आय प्रभाव के कारण, या ए या बी दोनों। तो ऐसा जो है वो धनात्मक प्रतिस्थापन के कारण और धनात्मक आय प्रभाव दोनों के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में 82 नंबर, यदि MUX बराबर PX हो तो सीमांत उपयोगिता वक्र तथा मांग वक्र में, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता यानी कि एक वस्तु की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर है X वस्तु की कीमत के, तो ऐसे में जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? अंतर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, आड़ी मांग से तात्पर्य है। आड़ी मांग से तात्पर्य है तो वस्तु की उस मांग से है जो अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप परिवर्तन उत्पन्न होती है। तो आड़ी मांग क्या होती है? जो वस्तु की, जो अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन या प्रतियोगी वस्तु का मांग वक्र, प्रतिस्थापन या प्रतियोगी वस्तु का जो मांग वक्र है वो कैसा होता है? तो वो ऋणात्मक आकृति लेता है। कैसा आकृति लेता है? ऋणात्मक आकृति लेता है। ना तो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, वाई अक्ष के समानांतर भी नहीं होता, और जो धनात्मक भी नहीं होता, ठीक है, धनात्मक भी नहीं होता, वो ऋणात्मक आकृति लेता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्न 85। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांग में वृद्धि से विपर्य दूसरे मांग वक्र पर स्थानांतरित होने के कारण उपभोग की अधिकता है। और दूसरा कथन है,
हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है। तो इसमें बात करें हम तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो इसमें जो केवल एक है कथन वो हमारा सही होगा, कथन केवल एक, ठीक है, कथन एक, ठीक है। तो 85 का हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति दम प्रभाव या मिथ्या आकर्षण से प्रभावित है तो वे मांग के नियम के क्या हैं, मांग के नियम के क्या हैं, तो वे मांग के नियम के अपवाद हैं, मांग के नियम के अपवाद है। अभी पढ़ के आए थे फैशन, रुचि, ये सब, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 87 नंबर, 87 नंबर प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांग का नियम एक गुणात्मक तथ्य है। क्या जो मांग का नियम है, क्या जो मांग का नियम है वो एक गुणात्मक तथ्य है? तो देखिए 87 का जो कथन नंबर एक है वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में मांग वक्र का ढाल धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए ये बात इसकी गलत है, मांग वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक ही होता है, धनात्मक नहीं, ठीक है। मांग की वृद्धि से अभिप्राय एक ही मांग वक्र पर कीमत कम हो जाने, तो इसका आपका केवल यही होगा, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद में 88 नंबर प्रश्न है। 88 नंबर प्रश्न में देखिए कि हीन वस्तुओं के संदर्भ में, हीन वस्तुओं के संदर्भ में जो प्रतिस्थापन और आय प्रभाव धनात्मक होते हैं या धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक आय प्रभाव के बराबर होता है, या जो प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है जबकि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, तो आपका इसका यही होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव तो धनात्मक होता है और जबकि जो आय प्रभाव है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर प्राय उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो जी इसका कारण जो है गिफिन विरोधाभास है, गिफिन विरोधाभास है, ठीक है। ये जो सब बातें मेरी क्लासेज में समझाई हुई, आप जाके क्लास देखिए, आपको और सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य या उत्तम वस्तुओं का जो है आय मांग वक्र होता है? तो इसमें जो है हम पीछे प्रश्न भी पढ़ के आए हैं, तो इसमें आपका आएगा ये वाला, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे उपभोक्ता की आय है, ये वस्तु की मांग है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे मांग भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट और अपना लास्ट प्रश्न है ये कि मांग के नियम में यदि पी वस्तु की कीमत, पी यदि वस्तु की कीमत एक्स वस्तु की मांग माना जाए तो दोनों के बीच संबंध होगा। मांग के नियम के अनुसार बात कर रहा है, तो मांग के नियम के अनुसार देखिए अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की जो मांग है वो घटती है, तो इसमें आपके जो आएगा जो डी नंबर ऑप्शन इसका आ जाएगा, पी बराबर सॉरी इन्फिनिटी, ठीक है, 1/x, ठीक है। तो इसका डी होगा, 91 का क्या होगा, डी हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इससे नेक्स्ट क्लास में फिर हम 40-50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम तक आपके काफ़ी प्रश्न कर लेंगे और उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों में जो है में से ही आपके प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।